दोस्तों, इनसाइड में मौसम अगर मैं खुश आमदीद। दाखिली लड़ाई का पहला वार हो गया है जनाब, और 3 का टोला इस लड़ाई को लड़ने के लिए नाज़र मैदान में आ गया है, बल्कि उनकी तरफ से पहला हमला भी कर दिया गया है। हुकूमत के जाते ही, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को गुड बाय टाटा कहते ही, असम्बलियों की तहलील होते ही जनाब नई साजिश की बुनियाद रख दी गई है। और अभी तो पहला वार हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अनफोल्ड होकर सामने आएंगी जिनके बारे में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि तौहीन पार्लियामेंट एक्ट मंजूर होने के बावजूद इस वक्त रुबा अमल नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही वजूद में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पीकर नेशनल असम्बली तो मौजूद हैं, लेकिन स्पीकर नेशनल असम्बली को इस जजमेंट के उड़ने से कौन सा जो है फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के जाते ही जनाब वो जो उनकी तरफ से एक कानून मंजूर किया गया था, जिसको रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट का नाम दिया गया था, उस एक्ट को आज उड़ा कर रख दिया है, उसको काला दम करार दे दिया है। और ये फैसला होना ही था, क्योंकि इस फैसले के बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं जो सामने आने वाली हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खेल है जो अब खेल जाएगा। क्योंकि वो आपको याद है, मुझे बार बार वो चीज़ याद आती है कि ये कमबख्त तो मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहे, और मेरा ख्याल है कि 16 सितंबर से पहले इस तरह के बहुत सारे इम्कानात पैदा होंगे जिनके नतीजे में वो कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहे का जुमला हकीकत की तस्वीर बनता हुआ नजर आएगा। बनेगा ही नहीं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत की तस्वीर बनता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 87 पेजेस पर मुश्तमिल ये फैसला अपलोड कर दिया है। ये फैसला लिखा है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने, और दिलचस्प बात यह है कि मोर ओवर का जिक्र करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने 37 सफ़े अलग से लिख मारे हैं। इसका मतलब यह है कि ये टोटल 87 पेजेस की जजमेंट है, जिसमें से 50 सफ़े इजाजुल एहसन साहब ने लिखे हैं और बाकी के 37 सफ़े जो हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिखे हैं। इस फैसले का जो एक बुनियादी पहलू है वो ये है कि जनाब पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी करने का इख्तियार नहीं रखती जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को सलब करे, या वो किसी भी कैदी को या किसी भी मुल्ज़म को 184(3) के तहत अपील का हक दे। अब ये जो अपील का हक है, ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि अगर आप इस एक्ट को देखें तो ये एक्ट बुनियादी तौर पर 3 नकात थे इस टोटल एक्ट के, और ये 3 नकात के इर्द गिर्द ही घूमता था। और उसके अंदर चूँकि बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जो बराह रास्त 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनका फैसला दे देती है। चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत फैसला दे देती है, तो फिर उस फैसले के ऊपर अपील का हक जो मुल्ज़म का हक है कानूनी तौर पर, वो उसको नहीं मिलता। नज़र सानी का राइट मिलता है, लेकिन नज़र सानी भी उसी बेंच के सामने लगेगी, वही वकला उस की पैरवी करेंगे और उस जजमेंट के नकाइस को उजागर करेंगे, तभी उस पर नज़र सानी होगी। अपील ज़रा थोड़ा सा एक मुख्तलिफ पहलू है इस सारी सिचुएशन का, लेकिन ये एक ऐसा नुक्ता था जहाँ पर आकर इस खेल को ज़रा थोड़ा सा टिल्ट होना था, क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा था कि जनाब इससे नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब को फ़ायदा होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस जजमेंट के आने से पहले अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक जजमेंट की तस्वीर, एक पेज की तस्वीर को शेयर किया और उसके ऊपर कैप्शन लिखा एक्सपेक्टेड जजमेंट। ठीक है जी, ये भी मेरा ख्याल है कि शायद ये दूसरी या तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि फैसला आने से पहले उसका कुछ हिस्सा सामने आ गया, और उसको यकीनी तौर पर उन्होंने कुछ उसके अंदर कतो बुरीद की होगी, कुछ चीज़ें आगे पीछे की होंगी, लेकिन वो तमाम नकात जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने अपने ये जो ट्वीट है इसके अंदर उन्होंने उसकी निशानदेही की थी, कमोबेश वो तमाम चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अब इसके बाद मुझे इस जजमेंट में अगर आप देखें तो इस जजमेंट का जो मुख्तसर सी इसके अगर हम तशरीह करें तो वो यही बताई जाती है कि जनाब इसमें जो ये जो फैसला है, ये जो जजमेंट एक्ट का, रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट का, इसके अंदर उनका ये कहना है कि कानून साजी
का जो हक है पार्लियामेंट का, उसको बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर तो ये कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कायम रहना फिर इस पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बुनियादी तौर पर कतई नज़र इससे, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जनाब इस जजमेंट के आने से नवाज शरीफ साहब के केस पे कोई असर पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब के केस पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम में वो एक नुक्ते को सेटल कर दिया गया है कि आइन में जिस जिस जगह पर ताहयात नाअहली है या नाअहली की कोई मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो वो खुद ब खुद 5 साल की तस्वुर की जाएगी, और वो एक्ट अभी मौजूद है और वो चैलेंज भी नहीं हुआ, और उसके नतीजे में जहांगीर तरीन और वो जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी सेहत पर किसी तरह के कोई ख़तरात नहीं हैं। अलबत्ता ये जो साजिश जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, इसका तासुर बहुत ज़्यादा मुझे तकवीयत पकड़ता हुआ महसूस हो रहा है, और उसकी वजूहात हैं कुछ ऐसे पहलू जो सामने आ रहे हैं, और वो मुसलसल सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये आदिल राजा ने ट्वीट किया है। बुनियादी तौर पर आपको ये चीज़ें जो है ना, मैं बार बार ऐसे लोगों के ट्वीट्स या इनकी तरफ से किए जाने वाले इंकशाफात इस वजह से शामिल करता हूं ताकि ये पीटीआई का पैटर्न है, ये जो जो चीज़ें करने जा रहे होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से उसको अनलिश करते हैं, और फिर पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप उसके अंदर इन्वॉल्व होकर उसको एक प्रॉपर शक्ल देती है। अब ये सबको मालूम था कि जून से ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट, इसके ऊपर 6 समातें हुई थी, फैसला महफूज कर लिया गया था, इसके अंदर कोई अचंभे वाली बात नहीं है। असल में जिस कानून के ऊपर फैसले का इंतज़ार है वो है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जो पाबंद करता है उमरताब बंदयाल साहब को, क्योंकि जब उसका फैसला आएगा तब पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अलबत्ता ये जो ट्वीट किया है आदिल राजा ने, वो ये कहते हैं, नाम तो लिखा हुआ है चाचू विस्की, और उसकी टीम का तमाशा लगने वाला है। तैयार रहो पाकिस्तानियों, 100 सुनार की 1 लोहार की, अगले हफ्ते से होगा दमदम मस्त कलंदर। अब बुनियादी तौर पर अगर आप इस चीज़ को पर गौर करें तो ये आपके सामने चीज़ें कुछ इस हवाले से क्लैरिटी में आएंगी कि साइफर आ गया, साइफर पब्लिश हो गया, ये उसी दमादम मस्त कलंदर धमाके की एक पहली कर्टन रेजर था जो आया, और उसका जो इंट्रो था वो इस तरह का बनाया गया कि जनाब फौज के एक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जो पीटीआई का हामी नहीं है, उसने ये हमको दिया है, यानी वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट बनाने की कोशिश की। अब असल में लड़ाई इमरान खान साहब को बाहर निकालने और इमरान खान साहब को मसनद इक़्तिदार पर बैठाने की है, और इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफिन के सर कलम करने की है। वो कहते हैं गलियाँ हो जन सूंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। अब अगर आपको याद हो तो 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से जो केस है वो अभी तक पेंडिंग है, ठीक है जी, उसके ऊपर फैसला आना है अभी, और उसके लिए जो नोटिसेज हैं वो मुख्तलिफ जो अपील थी इलेक्शन कमीशन की वो भी जारी हो चुकी है, और उसके ऊपर 2 समातें भी हुई हैं, और उसके बाद ये मामला जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ था। अब चूँकि वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं अभी तक, लेकिन 1-2 दिन के अंदर वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 14 अगस्त की शाम तक वो वज़ीर आज़म में झंडा लहराएंगे, उसके बाद नया वज़ीर आज़म आएगा, वो आके केयर टेकर अपना हल्फ ले लेगा, और उसके बाद उनको जो इम्यूनिटी हासिल थी वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तलब कर सकती है पर्सनल कैपेसिटी के अंदर। और इसका मतलब ये है कि सबसे पहला 14 मई के हवाले से होने वाला जो फैसला था उस पर अमल दरामद ना होने के इशू को हाईलाइट किया जाएगा, और वो हाईलाइट इस तरह किया जाएगा कि उसके ऊपर ये जो नाअहली की तलवार है ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी लटकाई जाएगी। ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि उनकी तमाम काबीना जिसने इस फैसले की मंजूरी दी थी उसके ऊपर भी ये तलवार लटकाई जाएगी। ये लटकाई जाएगी का मतलब है लटकाई जाएगी, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ये जो लड़ाई है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में आपको मज़ार अली अकबर नकवी साहब का जो लेटर है उसको याद रखना चाहिए। अब इस का मतलब ये होगा कि अगर इमरान खान मैदान में नहीं है, अगर इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों ने इस खेल को, इलेक्शन के खेल को ग्राउंड से बाहर बैठकर
पवेलियन में बैठकर देखना है तो फिर कोई और खिलाड़ी भी इस खेल के अंदर शामिल नहीं होगा। वो नहीं आपने देखा होगा बचपन के अंदर, अब जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो वो जो टीम हारी होती थी विकटें चुक्कर नट जाते सन। ये अब इस किस्म की सिचुएशन है जहां पर विकटें उठाकर भागना है, लेकिन चूंकि लड़ाई इस लेवल तक आगे बढ़ जाएगी इसका अंदाजा सबको मौजूद था और उसके लिए कुछ ना कुछ पेशबंदियां भी की गई हुई हैं। ये बात भी बहुत क्लैरिटी के साथ है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस फैसले के आने के फौरी बाद 7 ऐसे मुकदमात हैं जहां पर 9 मई के वाकयात पर इमरान खान साहब के ऊपर जो है FIRs कटी थी और इमरान खान साहब उनके ऊपर अबूरी ज़मानत पर थे। आज ये फैसला आने के बाद इमरान खान साहब की उन 7 मुकदमात में भी अबूरी ज़मानतें हो गई हैं खारिज। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के अंदर इमरान खान की मोहब्बत बहुत ज़्यादा जाग भी जाए, इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो भी जाए, इमरान खान को ज़मानत मिल भी जाए, तब भी इमरान खान बाहर नहीं आने लगा, ये बात तय हो गई। दूसरी जानिब अगर इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान बाहर नहीं आने लगा तो जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो तो इमरान खान के पास जा सकते हैं ना, उसकी तो कोई ना कोई गुंजाइश बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि ये 16 सितंबर तक इस तरह के कुछ ऐसे वाक़यात होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें चलेंगी इस अगस्त के महीने में ही जो इस लड़ाई को उस लेवल पर लेकर चली जाएगी जहां से उनका पीछे हटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये फैसला सामने आता है उस फैसले को एक मर्तबा फिर वो रंग दिया जाता है कि जनाब नवाज, क्योंकि कल होता क्या है कि शहबाज शरीफ साहब कल हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू देते हैं टीवी के ऊपर और वहाँ पर वो इस बात का ऐलान कर देते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले महीने आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सीनों के ऊपर ना मूंग दल देती है। वो कहते हो नवाज शरीफ आ रहे हैं, ओहो मतलब है वो तो खा जाएगा सारे। ये एक इस तरह की एक सिनेरियो डेवलप हो जाता है। अब सुबह ये जजमेंट आती है और जजमेंट के बाद एक माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिससे मैंने आपको बताया ना कि ये 5-7 ट्विटर अकाउंट्स हैं जो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं, जिसमें सदीक जान है, आदिल राजा है, मुईद पीरजादा है, शहबाज गिल है, इस तरह के लोग हैं। ये फौरी तौर पर ये कार्रवाई डालना शुरू कर देते हैं। सदीक जान ने ट्वीट किया, उसने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ 16 सितंबर को पाकिस्तान आ जाएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ की रहमान अज़हर के प्रोग्राम में गुफ्तगू। याद रहे 16 सितंबर को काजी फाइज ईसा ने मुनसफ़े आला की कुर्सी पर बैठना है। और उसके बाद वो अगला ट्वीट करते हैं जनाब वो जो हैं सदीक जान साहब कि अब ये फैसला आने के बाद कि अब जो है नवाज शरीफ वो 33 दिसंबर को आएंगे। ठीक है जी, जल्दी नहीं आएंगे, अब वो 33 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले आने का उनका कोई इम्कान नहीं है क्योंकि उनकी नाअहली अब जो है वो मौजूद रहेगी। कामरान खान एक बड़ा सिक्काबंद जर्नलिस्ट समझा जाता है, उसने भी एक ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि अप्रैल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नहल किया तो ये फैसला महज सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान का था। इस फैसले में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। यही याद दहानी आज सुप्रीम कोर्ट ने कराई है। इसलिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले की नज़रसानी का कानून जो PDM पार्लियामेंट से बनवाया गया था उसे काला दम करार दे दिया गया है। अब बंदा पूछे कि भाई ये कानून तो काला दम हो गया, लेकिन उस कानून का क्या करना है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जिसमें तरमीम की गई है, जिसके अंदर नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया है कि 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी और उसका भी इफ़ेक्ट पीछे से लगा दिया गया, यानी जो नाअहल थे उनकी नाअहली ताहयात नाअहली वो ख़त्म हो गई है। वो कानून ना चैलेंज हुआ है ना काला दम हुआ है, वो इस वक्त भी इंटैक्ट है। इस तरह के अगर सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, प्रेसिडेंट, दुनिया मीडिया ग्रुप अगर आपको इस तरह के बगैर सोचे समझे बगैर हकायक को देखे इस तरह की चीज़ें चलाएंगे तो इसका मतलब यह है कि वो हकायक से ना सिर्फ दूर हैं बल्कि एक एजेंडे पर अमल पैरा हैं। और एजेंडा वही है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है और ये उसका पहला नतीजा है जो सामने आ रहा है। और फिर इस लड़ाई ने अभी थमना नहीं है, इसने आगे ही चलना है। इसका मतलब ये है कि ये जो 14 मई के हवाले से ये जो फैसला किया गया था इलेक्शंस कराने का और वो उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी लड़ाई की अब बुनियाद बनने जा रहा है जिसके नतीजे में कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी। और जैसे ही केयर टेकर सेटअप आएगा तो हम देखेंगे कि क्योंकि वहाँ पर तो केयर टेकर सेटअप की तरफ से होना है ना, वहाँ पर केयर टेकर सेटअप के अटर्नी जनरल ने वहाँ पे पेश होना है, वहाँ पे केयर टेकर सेटअप की तरफ से जवाब जाना है।
تب پتہ چلے گا کہ جناب یہ اصل کہانی کیا ہونے جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب کس طریقے سے اور ان کی کیبنٹ کس طریقے سے اس کو کھیلے گی, کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کھیل نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے والی ایک سچویشن کی طرف جا رہا ہے, اور اس کا نتیجہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا. اور ماجبین نون صاحبہ کی یہ بات درست ثابت ہو جائے گی کہ وہ کمبخت تو ماشاء اللہ بھی نہیں لگا رہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.